डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। मेटाबॉलिज्म अपन को पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स अपन पढ़ रहे हैं और बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर अपन ने जो है बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स दोनों को ख़त्म कर लिया है। अब जो शुरुआत कर रहे हैं अपन वो मेटाबॉलिज्म की शुरुआत कर रहे हैं बेटा। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म टुगेदर कंस्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सब मेटाबॉलिज्म बनाती है बेटा। रिमूवल ऑफ CO2 हो फ्रॉम अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अमीन, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये सब एक तरह की बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कोई ना कोई कंपाउंड को तोड़ के कोई ना कोई नया कंपाउंड वहाँ पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के वहाँ पे बेसिकली बात करें रिएक्शंस चल रही होती है। अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्ट ले रहे हैं बेटा, उन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं अपन। और दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं बेटा, इनका एक आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और नेसेसरी होते हैं लाइफ के लिए, जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स या विटामिन। ये सब कहीं ना कहीं जो है नेसेसरी है लाइफ के लिए, क्योंकि अमीनो एसिड नहीं होगा तो बेटा फिर बात करें कि वहाँ पे mRNA, RNA, DNA नहीं बनेंगे। शुगर्स नहीं होगी तो DNA की बैकबोन कौन बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होंगे तो फिर बेटा बात करें कि वहाँ पे DNA जो है पूरा DNA के स्ट्रक्चर कौन बनाए, तो जेनेटिक बेसिस है लाइफ के, तो यही नहीं होंगे तो फिर बेटा कौन होगा? इसलिए प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जब अपन जिक्र करते हैं तो दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ। डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस को जन्म देते हैं, किसी किसी प्रोसेस में यूज हो रहे होते हैं, जैसे एल्केलॉइड्स, पिगमेंट्स, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, लैक्टिन्स, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं बेटा। समझ में आया क्यों? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो कि डायरेक्टली यूज हो रहे हैं, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा, और सेकेंडरी के बिना काम चल सकता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। अगर अपन आगे फर्दर मेटाबॉलिज्म की बात करें और मेटाबॉलिक पाथवेज की बात करें बेटा, तो ये सीरीज होती है लिंक्ड केमिकल रिएक्शंस की, जो कि मेटाबॉलिज्म के अंदर होती है। अब वो कैसे भी हो सकती है, जैसे विटामिन सी की आप देख सकते हो किस किस जो है फॉर्म में एंटर कर रहा है अलग अलग रिएक्शंस में, और लास्ट में बहुत सारी चीज़ें बन रही है, जैसे हीमोग्लोबिन बन रहा है, विटामिन B12, साइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल, मिथोनाइन, एस्पारेजिन, लाइसिन, एडेनोसिन, एडेनाइन, ग्वानिसिन, ग्वानिन, तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी साइकिल्स चल रही हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही है, उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम देते हैं बेटा अपन। मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं बिल्कुल ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह होते हैं। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे हैज ए डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। उनका एक डेफिनेट डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में उनको जाना है, किस दिशा में उनको जाना है, काम क्या करना है वहां जाके, सब उनको पता होता है बच्चे। समझ रहे हो मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज के कुछ टाइप्स अपने सामने जो है मौजूद है यहाँ पे। बेसिकली बात करें तो एनर्जी रिलीज थ्रू कैटाबॉलिज्म इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जो एनर्जी रिलीज होती है मेटाबॉलिज्म, जो बॉन्ड टूटते हैं मेटाबॉलिक बॉन्ड, उनकी वजह से, केमिकल बॉन्ड के टूटने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, उस एनर्जी को अपन बेटा ATP के फॉर्म में जो वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। अब ATP की फॉर्म में स्टोर रखने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि वो ATP आगे जाके कहीं भी काम ले सकते हैं अपन। अरे अपने पास पैसा है यार, बचा के रखो ना उसे, कभी भी मुसीबत के समय काम आ सकता है, तो वही ATP का रोल होता है बेटा। द लिविंग स्टेट, द इन ऑर्गेनिज्म द मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबोलाइट अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क कंटिन्यूसली, दे कैन नॉट रीच इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं होता बेटा कि किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे पहुंचा सके अपन। क्यों नहीं पहुंचा सकते सर? क्योंकि लिविंग सेल जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। अब कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा तो किसी भी, जो बात करें अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, आप इक्विलिब्रियम की स्टेट पे कैसे पहुंचा सकते हो? कहीं ना कहीं उसमें किसी चीज़ का एक जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पे बना रहेगा, ग्रेडियंट हमेशा बना रहेगा, तभी तो वो चीज़ आदान प्रदान होती रहेगी। वरना तो बेटा इक्विलिब्रियम आ गया तो फिर वहाँ पे तो बात करें कि प्रोसेस ही रुक जाएगी, वो प्रोसेस को रोकते तो लिविंग स्टेट रुक जाएगी बेटा। दैट इज द लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेज टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। लेकिन जो अगर अपन बात करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी किसी भी केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन की बेटा। नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म, और कोई लिविंग स्टेट मेटाबॉलिज्म के बिना होती नहीं है। अब एंजाइम्स की बात करने वाले हैं अपन, एंजाइम्स का जिक्र करने वाले हैं।
एंजाइम्स बेसिकली होती क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं बेटा, जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करती है, या तो उसको बढ़ाती हैं या उसको घटाती हैं। बेसिकली जनरली 99% जो एंजाइम्स है बेटा वो सब की सब कैटलिस्ट होती हैं, बढ़ाती है रिएक्शन को, ठीक है, उसके रेट को। अब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ये याद रखना है तुम्हें, ये लाइन याद रखनी है, बहुत यूज की हुई लाइन है, क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड होते हैं बेटा। ऑल प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये तो समझ में आ रही है मेरी बात। एंजाइम्स पूरा प्रोटीन्स होती हैं, पर हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, दैट इज ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। जिस चीज को कैटेलाइज करना होता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं बेटा, और हर एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट फिक्स होता है। मैं तो इसी के साथ काम करूंगी, मैं किसी और पे काम कर ही नहीं सकती। बेटा दिल मिले हुए हैं। एंजाइम्स फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर विद सम सर्विसेज कॉल्ड एक्टिव साइट इनटू व्हिच सबस्ट्रेट फिट्स। एंजाइम से बेटा कुछ पॉकेट्स या मैं तो कहता हूँ स्ट्रक्चर्स या खांचे होते हैं बेटा, उन खांचों में आके बेटा बात करें कि सबस्ट्रेट फिक्स हो जाता है, या जो बात करें अपन वहाँ पे एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ मिलके जो है वहाँ पे जो है बेसिकली 3D स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे कि एक एंजाइम है बेटा राइबोजाइम, जो न्यूक्लिक एसिड के साथ बिहेव करती है और न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई होती है, दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। राइबोजाइम बात करें एक न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई एंजाइम है जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करती है, खाली एंजाइम है जो प्रोटीन की नहीं बनी हुई है बेटा। कार्बनिक एनहाइड्रेस वो फास्टेस्ट एंजाइम है बेटा। कार्बनिक एनहाइड्रेस कहाँ यूज होती है भाई, याद है भाई, कार्बनिक एनहाइड्रेस कहाँ यूज होती है? इट एक्सेलरेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स। ये किसी भी रिएक्शन के साथ जुड़ती है तो उसको 10 मिलियन टाइम्स वहां पे इंक्रीज कर देती है उसकी स्पीड को। याद है ब्लड का CO2 का ट्रांसपोर्ट, याद है सर, बिल्कुल। CO2 H2O के साथ बेटा जुड़ के और निकलती है कार्बनिक एनहाइड्रेस के सबसे H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में वहां पे घूमती रहती है ब्लड के अंदर, और जब वापस रिमूव होती है तो CO2 के फॉर्म में रिमूव होती है। तो जब तक ये रिएक्शन में कार्बनिक एनहाइड्रेस नहीं थी, ये रिएक्शन बेसिकली बहुत स्लो चल रही थी, 200 मॉलिक्यूल ही बन रहे थे वहां पे H2CO3 के। पर जैसे ही अपन ने कार्बनिक एनहाइड्रेस डाला तो वहां पे 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लगे बेटा, पर सेकंड की बात हो रही है, एक सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल। तो समझ सकते हो कितना, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते अपन की कितना गुना ज्यादा वहां पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी है एंजाइम्स ने। अगर अपन बात करें बेटा एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, उस स्टेप के अंदर बेटा अलग अलग एंजाइम्स यूज होती है अलग अलग सबस्ट्रेट पे काम करने के लिए। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस अपन ने पढ़ी है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, उसके अंदर बेटा अपन ने देखा है कि वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोस आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज और पायरुवेट काइनेज। इतनी एंजाइम्स यूज हुई है हर एक स्टेप पे, इसका सबस्ट्रेट भी अलग अलग ही है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज ही काम करेगी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे ही काम करेगी बेटा। तो इनका सबस्ट्रेट भी फिक्स है और वहां पे 10 कम से कम एंजाइम ने जो है वहां पे काम किया है। तो एंजाइम्स इतना ज्यादा जो है रोल अदा करती है बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। जब अपन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं बेटा। जैसे कि अपन देखते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के और जो है सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कराई तो बेरियम सल्फेट बन गया, 2 मॉलिक्यूल H2O के रिमूव हो गए वहां पे। और ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में स्टार्च ने H2O के साथ रिएक्शन करी तो ग्लूकोज बना दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बेटा, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन यूनिट टाइम, कितने यूनिट टाइम पर सेकंड के अंदर कितना अमाउंट फॉर्म हो रहा है, ये उस रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि if the direction of the reaction is specified, the rate can also be called velocity। अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक है कि भैया वो तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, पॉजिटिव रिएक्शन करेगी एंजाइम उस कैटलिस्ट के ऊपर, तो बेसिकली वो कहा जाता है कि वेलोसिटी भी अपन उसको कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। टेम्परेचर और अदर फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एंजाइम्स की फिजिकल एक्टिविटीज को और रिएक्शंस को बेटा, क्योंकि एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। इन मेनी केसेस द रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन द आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी के अंदर चेंज आता है बच्चे प्रति 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने पे। अब जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और 10 डिग्री सेल्सियस नीचे करेंगे तो जो उसकी एक्टिविटी है वो बेटा हाफ हो जाएगी। तो डायरेक्ट डबल होता है अमाउंट, उसकी एक्टिविटी उसकी रेट का अमाउंट डायरेक्ट डबल हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, एक्शन कैसे करती है, लॉग और की मॉडल एक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। ये सबस्ट्रेट है बेटा और ये एंजाइम है, ये एंजाइम के ऊपर बनी हुई है एक्टिव साइट। तो जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होता है बेटा,
लॉक और की बोलते हैं उसको। भाई जिस ताले की जो चाबी होती है उसी से वो ताला खोला जा सकता है बेटा। इतना जो है प्रेम होता है ताला और चाबी के बीच में कि किसी और से वो ताला खुलेगा ही नहीं, वो उसी चाबी से खुलेगा जिसके लिए वो बनी है, उसके लिए जो बनी है। अब बेसिकली यहाँ पे भी एंजाइम सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक होती है। जिस सबस्ट्रेट के लिए जो एंजाइम बनी है बेटा, जो भगवान ने ऊपर से जोड़े बना के भेज दिए ना एंजाइम और सबस्ट्रेट के, नालायकों यही रहना तुम। एंजाइम और सबस्ट्रेट के जो जोड़े बना के भेज दिए भगवान ने ऊपर से, वही बने रहेंगे लाला। और बने रहेंगे तो बने रहेंगे, काम भी वैसे ही करेंगे जैसे उनको बताया गया है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? Substrate binds to the active site of enzyme E plus ES. E plus S का मतलब enzyme plus substrate. This induces some changes in enzyme so that the substrate is tightly bound with the active site of enzyme to form enzyme substrate complex. The active site breaks chemical bond of substrate to form enzyme product complex. और जब ये एंजाइम काम कर चुकी होती है सबस्ट्रेट के ऊपर तो बेटा वहां पे प्रोडक्ट बना चुकी होती है सबस्ट्रेट को चेंज करके। तो वो सबस्ट्रेट को चेंज कैसे करती है? वो सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स जो होते हैं उनको चेंज करती है, उनको तोड़ती है, कोई नए बॉन्ड्स बनाती है उन बॉन्ड को तोड़ के, और वहां पे एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड उनको तोड़ा, नए बॉन्ड बनाए एंजाइम ने, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और फिर बाद में एंजाइम प्रोडक्ट बना के रिलीज हो जाती है कि बस अब हम तो सफर करते हैं, मतलब हो चुका है हमारा काम, हमने जो तुम्हारे अंदर चेंजेस लाने थे बेटा वो ला दिए। अरे देख रहे हो कितना भयानक काम हो रहा है यहाँ पे। वो तुम्हारी जिंदगी में आई, कौन बेटा? एंजाइम आई, और वो तुम्हारी जिंदगी में आई, तुमसे जुड़ी कुछ नए बॉन्ड्स बनाए, पुराने बॉन्ड्स तोड़े, और तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई। अकेला छोड़ के नहीं गई बेटा, वो कुछ बना के गई है तुम्हें। क्या बना के गई है? प्रोडक्ट बना के गई है। सबस्ट्रेट भी आई थी, प्रोडक्ट बना के चली गई। ये हुई ना बात, एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ, यही रहना। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की जब अपन बात करते हैं बेटा तो देख सकते हो आप यहाँ पे, इस चाबी के लिए, ताले के लिए यही चाबी है। फिट हुई, नहीं फिट हुई तो ताला नहीं खुलेगा, और अगर फिट हो गई तो ताला खुल जाएगा। एंजाइम की एक्टिव साइट इस तरीके से होती है, सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, सबस्ट्रेट के पास भी वैसी ही एक्टिव साइट्स होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है वैसा ही अगर वहां पे फिगर्स मौजूद हुए तो ही वो फिक्स होगा, टाइटली बॉन्ड बनेगा। देखो, और उसके बाद बेटा बात करें कि यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से चेंज होने से फिर वो प्रोडक्ट तो अलग अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गए बेटा वहां पे। और देख सकते हो आप सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है। वापस से भी अगर अपन को सबस्ट्रेट लाना हो तो अपन इसको वापस से लेके जा सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है एंजाइम्स की बेटा। हाउ डू एंजाइम्स स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन? कैसे करती है वो स्पीड अप केमिकल रिएक्शन को? कॉन्सेप्ट है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का। किसी भी सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है ना बेटा, तो उसको अपन को एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। जब तक अपन बात करें कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की खुद की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए अपन ने जीरो से नहीं लिया, अपन ने कुछ ऊपर से लिया। और सबस्ट्रेट बेटा प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा था जब तक एंजाइम नहीं थी। तो कैसे चेंज हो रहा था? नीचे वाली लाइन को देखो, जब तक एंजाइम नहीं थी कैसे चेंज हो रहा था बेटा? यहाँ पे देख सकते हो आप, ये धीरे 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 इसकी बेसिकली बात करें यहाँ पे, जब तक एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ये देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा है। जब तक एंजाइम नहीं थी तब तक एक्टिवेशन एनर्जी बहुत देनी पड़ रही थी अपन को, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना धीरे धीरे शुरू हो गया। पर जैसे ही एंजाइम उसकी जिंदगी में आई बेटा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई यार। अरे दिख रहा है ना? हाँ सर, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो गई है। ये चेंज आता है बेटा जब कोई फीमेल आपकी मतलब एंजाइम आपकी जिंदगी में आती है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। तो जब तक एंजाइम नहीं थी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, और जैसे एक्टिव एंजाइम आई वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। इफ द प्रोडक्ट इज एट लोअर एनर्जी लेवल देन द सबस्ट्रेट, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट ज्यादा कम एनर्जी लेवल पे है, मतलब प्रोडक्ट कम एनर्जी लेवल पे दिखाई दे रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। और अगर प्रोडक्ट बात करें अपन, वहां पे ज्यादा एनर्जी लेवल पे होता है सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट यहाँ पे और प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ये ग्राफ यूं जाके और यूं ही यहीं पे आ जाता, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है अपन को वहां पे। इन ए बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स लोअर कर देती है एक्टिवेशन एनर्जी को, और स्पीड ऑफ रिएक्शन वहां पे इंक्रीज कर देती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को? पहला है टेम्परेचर और पीएच, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर।
अगर मैं बात करूं टेम्परेचर और पीएच की बेटा, तो टेम्परेचर और पीएच कैसे इफेक्ट करते होंगे, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते जाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, तो वहां पे बेसिकली एक्टिविटी डबल होती जाती है। पर सर क्या ऐसे तो अपन 100 पे ले जाएंगे ना बेटा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम का जिसपे वो काम करती है। अगर अपन ने उस टेम्परेचर से ज्यादा उसको टेम्परेचर दिया तो वो डीनेचर हो जाएगी, डेस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और अगर लो टेम्परेचर दिया तो इनएक्टिव बनी रहेगी। तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है टेम्परेचर की जहां पे उसको गिवन जो है उस टेम्परेचर गिवन होना चाहिए वहां पे। और पीएच के साथ भी ऐसा ही है, पीएच की भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, वो रेंज अगर उसको गिवन है तो उसमें काम करेगी, और अगर नहीं गिवन है तो बेटा वो इनएक्टिव स्टेट में पड़ी रहेगी। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है बॉडी के बाहर के जो केमिकल लैब में पकाए जाते हैं वो तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे भी काम कर लेते हैं, बट एंजाइम जो है ना वो नहीं कर पाती, जो बायो एंजाइम से अपनी वो नहीं कर पाती है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे भी, उनके अंदर जो एंजाइम्स मिलती हैं बेटा एक्सेप्शनली वो हाई टेम्परेचर पे काम कर जाती है, क्योंकि वो तो नेचुरली मिल रही है उनके अंदर। तो जब अपन को कोई रिएक्शन, जैसे कि जब अपन आगे पढ़ेंगे जो है बेसिकली 12th के पोर्शन के अंदर की वहाँ पे बायो जो अपन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर अपन देखेंगे, अपन डीएनए को जब अलग अलग करते हैं तो टैग पॉलीमरेज काम आती है। थर्मोबैसिलस एक्वेटिकस की बैक्टीरिया नाम से वहाँ से निकाली जाती है वो। क्यों? क्योंकि वो बेटा बात करें हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो एंजाइम्स एक्टिवली वहाँ पे काम कर रही होती है। तो जब अपन को ऐसी एंजाइम्स चाहिए होती है तो बेटा अपन वहाँ से लेके आते हैं फिर उनको हाई टेम्परेचर पे काम कराने के लिए। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे सबस्ट्रेट की तो वेलोसिटी एंजाइमेटिक रिएक्शन की इंक्रीज होती जाएगी पहले तो, पर एक टाइम बाद कितना भी इंक्रीज करो सबस्ट्रेट को, क्योंकि सैचुरेशन हो चुका है, एंजाइम के फिक्स्ड मॉलिक्यूल होते हैं, अब वो फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट के साथ जुड़ चुके हैं, तो अब उसके बाद आपको एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी तो ही इंक्रीज होगी। अगर एंजाइम वही रखी और सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जाओगे तो बेटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो खाली पड़े हुए हैं, जितनी एंजाइम्स थी वो तो बाइंड हो चुकी है सबस्ट्रेट के साथ, प्रोडक्ट बनाने में बिजी है, तो खाली पड़े रहेंगे बाकी के मॉलिक्यूल्स। इसलिए कितना भी इंक्रीज कर दो बाद में उसके बाद नहीं होती, और जितना मैक्सिमम इंक्रीज हो चुकी होती है उसको बेटा अपन वी मैक्स या मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं वहां पे। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। अगर इनहिबिटर वहां पे प्रेजेंट है तो बेटा वो क्या करे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बंद कर देगा, कम कर देगा। अगर अपन बात करें कि इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, पहला होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बेटा वो होते हैं जो बिल्कुल एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है ना उस एंजाइम के बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं बेटा। वो किसके दिखाई देते हैं? सबस्ट्रेट के एक जैसे दिखाई देते हैं। अब एंजाइम को तो नहीं पता कि सबस्ट्रेट है इनहिबिटर है, तो वो तो जुड़ जाती है उसके साथ, और जुड़ जाती है तो बेटा वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाता है। कॉम्पिटिशन देता है किसको? सबस्ट्रेट को। ठीक है, जिसको जुड़ना था वो तो उसके साथ जुड़ नहीं पाई, कोई और उसके साथ जुड़ गया बेटा, और जुड़ गया तो बेटा फिर दिक्कत हो गई पैदा यार। ठीक है, उसने तो रामलाल जी को मोहन लाल जी को रामलाल जी समझ लिया और उसके साथ ही जो है ब्याह रचा लिया बेटा। ब्याह रचा तो जिंदगी बर्बाद हो गई बेटा, वो तो निमट गया मामला, इनहिबिशन हो गया वहां तो एंजाइम का। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उसकी एक्टिव साइट को बदल देता है वहां पे और सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देता आगे जाके। और दूसरा बेटा इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल पूछा हुआ है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसका जो इनहिबिटर है वो है मेलोनेट, विच इज सिमिलर टू सबस्ट्रेट सक्सिनेट। सक्सिनेट एंजाइम के बिल्कुल सिमिलर होता है मेलोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं बेटा वो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के काम आते हैं। अब बात करते हैं अपन नॉन कॉम्पिटिटिव की, तो नॉन कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं होता, नॉन कॉम्पिटिटिव में बिल्कुल अलग होता है, तो वो बेटा रिवर्सिबल हो जाता है। अगर वापस से सबस्ट्रेट आ गया, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज कर दी तो फिर उस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ तो सबस्ट्रेट आ चुका है बेटा। क्लासिफिकेशन करें, नॉमेनक्लेचर करें एंजाइम्स का, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होती हैं बेटा वो कैटेलाइज करती हैं ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट। दो सबस्ट्रेट के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैटेलाइज करती हैं। जैसे एक सबस्ट्रेट रिड्यूस हो जाता है, दूसरा ऑक्सीडाइज, तो वापस अब एस डैश जो है वो रिड्यूस हो गया, एक ने रिड्यूस कर दिया दूसरे को और दूसरे ने ऑक्सीडाइज कर दिया पहले वाले को। इस तरह से जो कैटेलाइज करती हैं इन रिएक्शंस को उनको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। ट्रांसफरेजेस क्या करती हैं? एक ग्रुप को दूसरे में ट्रांसफर करती हैं। जैसे स्पेशल ग्रुप जुड़ा हुआ था यहाँ पे, इसको हटा के एस डैश के साथ जोड़ दिया। हाइड्रोलाइसिस क्या करती है? हाइड्रोलाइसिस को कैटेलाइज करती है, किसके? एस्टर के, ईथर के, पेप्टाइड के, ग्लाइकोसाइडिक के, कार्बन 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 एलाइड और फॉस्फोनाइट्रोजन बॉन्ड्स को। समझ पा रहे हो तो मेरी बात को, किस तरह से यहाँ पे रिएक्शंस हो रही है, किस तरह से यहाँ पे चीजें चल रही है। फिर आती लाइजेस।
लाइजेज क्या करती है, कैटेलाइज करती है किसको, रिमूवल ऑफ द ग्रुप को, और उसको हाइड्रोलाइसिस को भी कैटेलाइज करती है। यहाँ पे एक ग्रुप रिमूवल हुआ और बेटा वहां पे हाइड्रोलाइसिस हो गया तो बॉन्ड बॉन्ड बन गए वहां पे। कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ए ग्रुप बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, बिना वाटर का यूज किए वहां पे बॉन्ड्स को तोड़ के नए बॉन्ड्स बनाना। आइसोमरेजेस क्या करती है, कैटेलाइज करती है इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमरेज, नाम से पता लग रहा है उनका। लाइगेजेस क्या करती है, जोड़ने का काम करती है दो कंपाउंड को, सिंपल सी बात है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इन सारे बॉन्ड्स को जोड़ने का काम कौन करती है बेटा, वहां पे लाइगेजेस करती है। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स बेटा, जो कि एंजाइम के साथ बाउंड होके उनको कैटालिटिकली एक्टिव बनाते हैं, जैसे कि एपोएंजाइम्स। एपोएंजाइम्स क्या है, कोफैक्टर के साथ जब जुड़ती हैं तो होलो एंजाइम्स बन जाती हैं। एपोएंजाइम तो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उसके साथ जुड़ेगा कोफैक्टर, और कोफैक्टर जब एपोएंजाइम के साथ जुड़ जाएगा तो बेटा होलो एंजाइम बन जाएगा। नॉन प्रोटीन होता है, प्रोटीन वाला नहीं, इनऑर्गेनिक है मामला यहाँ पे। When the cofactor is removed from the enzyme, its catalytic activity is lost, catalytic activity वहाँ पे lost हो जाती है। अब कोफैक्टर जो है यहाँ पे प्रोस्टेटिक ग्रुप की तरह हो सकते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, और बात करें यहाँ पे इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, जैसे कि जो है एक्टिव साइड से बाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं बेटा। तो और जो मिनरल न्यूट्रिएंट आयंस हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक होते हैं। तो इस तरीके से अपन ने बात करी बेटा यहाँ पे पूरी बायोमोलिक्यूल्स की। शुरुआत तो अपन ने करी थी मैक्रो और माइक्रो से, और पहुंचे अपन एंजाइम्स के, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करी। एंजाइम्स जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, छोटा सा पार्ट है पर बेसिकली क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, खासकर नोमेनक्लेचर से पूछे जाते हैं कि इस क्लास ऑफ एंजाइम्स का रिएक्शन जो है क्या होता है, किस कैटेलाइज को, किस रिएक्शंस को कैटेलाइज करती हैं वो, और एक्टिवेशन एनर्जी। और बात करें वहाँ पे बेसिकली पूछा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने पे। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो मैंने डिस्कस करे। एंजाइम्स का जो नोमेनक्लेचर है वो अपन ने डिस्कस किया बेटा। इस तरह से यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स एंड होता है। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।